Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to the class of Digital Computing and Logic Design. डिजिटल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आपसे बात की गई थी क्लास के दौरान इस टॉपिक पर। अब डिजिटल कॉन्सेप्ट्स या लॉजिक डिज़ाइन के हवाले से बात की जाती है तो आपको सबसे पहले ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन। इसको समझा कैसे जाए। समझने के लिए ये ज़रूरी है कि फिजिकल मीडियम यानी कि एनवायरनमेंट में हम हैं और इसको पेपर के ऊपर भी हम लेकर आ रहे हैं और इसको हम न्यूमेरिकली भी लिख रहे हैं, हम इसको डायग्राम के थ्रू भी स्केच कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? ये आपको बताया गया कि जी हम जो है वो इसकी वेव फॉर्म बनाते हैं लॉजिक के हवाले से और हम उसका फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में भी चल रहा होता है और फिर हम अपने तौर पर भी कंपोज करते हैं, हम उसकी इक्वेशन भी लिखते हैं। तो ये सारी फॉर्मेलिटी जो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल और फिजिकल कर रहे हैं। फिजिकल का मतलब मटेरियल ओरिएंटेड और इसके अलावा पेपर ओरिएंटेड, पेपर पे हम डिजाइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है डिजिटल एंड एनालॉग। एनालॉग का मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस, जो भी काम है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस। जैसा कि इस वक्त हम बैठे हुए हैं और अगर हम टेम्परेचर देखते हैं कि हर सेकंड पर, हर मिली सेकंड पर टेम्परेचर नोट करें कि इस वक्त क्या टेम्परेचर चल रहा है। इस वक्त 28 29 चल रहा है। घर के अंदर अगर आप हैं या कमरे के अंदर हैं तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, बाहर का अलग होगा। तो हर मिली सेकंड का, अगर मिली सेकंड और नैनो सेकंड का भी फॉलो करें तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, कंटिन्यूअस। एनालॉग की, एनालॉग में ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जाया नहीं होती। एक एक इंस्टेंस जो है ये लाइन पर आप कहीं भी किसी भी इंस्टेंस पर किसी भी टाइम पर आप ये नोट कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में आपको डिस्क्रीट मिलता है कि हर डेटा को आप कलेक्ट करते हैं हर मिनट के ऊपर, हर आवर के ऊपर, हर 15 मिनट के ऊपर, हर सेकंड के ऊपर। अगर सेकंड के ऊपर भी करते हैं तो 2 सेकंड्स के दरमियान जो है वो आप ये नहीं जान सकते हैं कि कब एब्रप्टली हाई हो गया, कब लो हुआ। चलिए, ये तो टेम्परेचर का डाटा है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। लेकिन अगर हम सीस्मिक डाटा देखें या हम अर्थक्वेक का डाटा देखें, हमें नहीं पता कि किस वक्त झटका आया 6.4 का, 6.8 का, 6.2 का, और फिर फौरन से वो स्टेबल हो गया, लेकिन विद इन सेकेंड्स ये काम हुआ। तो वहां पर हमें कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और वो हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें नहीं पता लगता है कि जी क्या सिलसिला चल रहा है, तो जब हम न्यूमेरिकली लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज सिंबल्स की फॉर्म में होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेसिमल सिस्टम में हम काम करते हैं, जबकि कंप्यूटर डेसिमल सिस्टम में कभी भी काम नहीं करता। कंप्यूटर तो बाइनरी में भी काम नहीं करता। कंप्यूटर स्विचिंग के ऊपर काम करता है, करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है। तो कंप्यूटर जो है ऑन एंड ऑफ के ऊपर चल रहा होता है और इस ऑन एंड ऑफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 0 और 1 के थ्रू न्यूमेरिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 और 1 हम पेपर पे लिख सकते हैं। हम इन दो सिंबल्स को बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि सर्किल अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब है 0 है, और लाइन बना रहे हैं तो इसका मतलब है 1, और बड़ी अच्छे तरीके से हम याद भी रखते हैं कि जी ये दो स्टेट है। तो कंप्यूटर मशीन है, मशीन की लैंग्वेज कुछ और है। मशीन जो है वो एनालॉग लैंग्वेज समझता है, और एनालॉग हम कभी भी बयान नहीं कर सकते, हमारी जबान से भी हम नहीं बयान कर सकते, हम अपने हाथों से लिख के भी नहीं बयान कर सकते हैं, हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उसके जो लिमिटेशंस है उसको फॉलो करते हुए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल के अंदर। डिजिटल इज नॉट रियल, लेकिन एनालॉग जो है वो रियल होता है। एनवायरनमेंट में तमाम चीजें रियल चल रही होती हैं, नेचर में तमाम चीजें रियल चल रही हैं, जबकि पेपर के ऊपर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यही है, इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा, इसमें रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू दिया गया है एनालॉग क्वांटिटीज और डिजिटल क्वांटिटीज। डिजिटल का मतलब होता है डिस्क्रीट, यानी कि अलग अलग। आप इंडिपेंडेंटली, जैसा कि इस स्क्रीन पर मौजूद है, कि अलग अलग वैल्यूज को आप कैप्चर कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप बना सकते हैं, यानी कि पूरी एक शेड्यूल आप बना सकते हैं। और जबकि एनालॉग का मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन खींच के और एक स्केल डिफाइन करके ये बता सकते हैं। हमेशा ग्राफ से ही बताते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज को ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है। फिर ग्राफ के ऊपर जहां जिस डॉट के ऊपर हमने अपना एक पॉइंट रखा,
उसकी वैल्यू ग्राफ के ऊपर हम रीड कर लेते हैं कि जी ये वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। मैंने तो यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन ली हुई है और उसको मैंने यहाँ कंपोज किया हुआ है, लेकिन बात यह है कि बुक को भी हम देखें और बुक में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, तो बुक को भी हम फॉलो करें। तो एनालॉग और डिजिटल सिस्टम्स क्या हैं, जैसा कि हम इन्वायरमेंट से वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं डिजिटल मीडियम पे, और फिर जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, अब ये देखिए ये डिजिटल डाटा के फॉर्म में हमने इसको कैप्चर किया, इसको प्ले कर रहे हैं, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मैकेनिज्म हमें चाहिए, और वो जो है सर्किट्स के ऊपर जो है करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो है वो स्पीकर के ऊपर हम इसको लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो वहां पर आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें एम्पलीफिकेशन का फंक्शन फॉलो करना है। तो ये जो है वो सर्किट थ्योरी आ गई यहाँ पर। तो हमारे ये बीच का कंसर्न नहीं है, हमारा सिर्फ ये कन्वर्जन का कंसर्न है, हमारा ये कन्वर्जन का कंसर्न है डिजिटल मीडियम, और बाकी का काम हमारा नहीं है इस कोर्स में। ठीक है, तो ये आप अपने जहन में रखें। लेकिन इन रियलिटी हम इस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा एक पूरा डिवाइस है। इस डिवाइस का फंक्शन ये है कि हमें कोई चीज रिकॉर्ड करनी है और उसको प्ले करना है और उसका आउटपुट सुनना है, जैसा कि ये सॉन्ग और ये साउंड की बात की गई है। अच्छा, अब जो हम ऑन एंड ऑफ की बात करते हैं या 0 एंड 1 की बात करते हैं, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि कंप्यूटर इसको किस लेवल के ऊपर या किस तरह से समझता है। तो ये एक डायग्राम मैंने क्लास में भी आप लोगों को दिखाई थी, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये लॉजिकल लेवल्स कहलाते हैं, जैसा कि हाई और लो। हाई और लो के बीच में ये है अनरिकॉग्नाइज्ड या इनवैलिड रीजन। इनवैलिड रीजन का मतलब है कि इसको हम फॉलो भी नहीं करते हैं, ना समझते हैं, ना ये हमारे किसी काम का है। और कंप्यूटर में तो सर्किट में तो ये वैल्यूज आती हैं, लेकिन हम इसको फिल्टर आउट कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज को समझने के लिए, अपने राइटअप के लिए इस हाई को 1 कहते हैं और लो को 0 कहते हैं। जबकि अगर वोल्टेज और करंट की फॉर्म में बात की जाए, तो ये जो है वोल्टेज का टॉप लेवल, ये वोल्टेज का लो लेवल, ये करंट का टॉप लेवल, ये करंट का बॉटम लेवल। ठीक है, तो इस वक्त हम पेपर ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, पेपर के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं पेंसिल से या अपनी पेन से। तो अब हमारे पास मैक्सिमम लेवल, अब यहाँ पर ऑन एंड ऑफ की बात हो गई, ऑन और ऑफ आ गया, या ट्रू एंड फॉल्स आ गया, या इस पर जो है डिफरेंट और भी चीजें आ गई, ट्रू एंड फॉल्स भी आ गया। तो ये सारे लॉजिक लेवल्स कहलाते हैं, यानी कि एक हाई लेवल और एक लो लेवल। अब वोल्टेज का हाई और लो लेवल क्या हो गया कि हमने एक डोमेन रख दिया कि 0 से 5 वोल्ट के दरमियान। तो 0 वोल्ट बॉटम पे आ गया और 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब 0 से लेकर 1.8 तक का रीजन हमने डिफाइन कर दिया। अगर इस दौरान करंट फ्लो कर रहा है या वोल्टेज है, तो वो लो कहलाएगा। और अगर 3.8 है और उससे 5 तक जा रहा है, तो उसको हम हाई तस्वुर करेंगे। तो हमने इसको इंटरप्रेट या ट्रांसफॉर्म किया कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर, यानी कि पेपर से हम सर्किट के ऊपर आ गए। तो याद रखिएगा कि ये मेथड है। यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पर आपने एक गैप दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग का भी गैप दिया हुआ है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर हाई है या 1 है तो ये लेवल होगा प्रैक्टिकली, लो है तो उसका ये लेवल रहेगा। अब मैंने तो यहाँ पर 0.8 बता दिया, यहाँ पर 3.8 बता दिया, लाजमी नहीं है कि ये 0.8 या 3.8 हो। हर इंटीग्रेटेड सर्किट में, यानी कि हर सर्किट में, जैसे कि मैंने आईसी की बात की, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसकी अपनी डाटा शीट होती है और वो डाउनलोडेबल है, उसका मैनुअल आता है alldatasheet.com। अब मैं उसकी साइट अभी चला के भी दिखाऊंगा। जिस वक्त लॉजिक फंक्शन हम पढ़ेंगे, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में हम डाउनलोड करते हैं। फिर हर डिवाइस का अपना एक लेवल डिफाइन होता है, लेकिन नॉर्मली जो हम काम कर रहे होते हैं, हम अपने लेवल्स के ऊपर काम करते हैं 0 और 1 में, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और एडजस्ट कर देते हैं, हम फिल्टर बना देते हैं उसका। तो हमें फिर तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये ध्यान में रखने की बात है। तो असल में ये हाई और लो जो है वो पीक लेवल्स कहलाते हैं, और ये सारा काम डीसी में हो रहा होता है, डायरेक्ट करंट में। हम एनालॉग में जो है वो डायरेक्ट भी होता है, एनालॉग में जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट भी होता है, तो हम इस लेवल पे नहीं जाते।
हम सिर्फ उस लेवल पे बात कर रहे हैं जहां पर हम इसको पेपर के ऊपर भी कंपोज कर सकें, बाइनरी लेवल के ऊपर, यानी कि बाइनरी डिजिट के ऊपर। अब यहाँ पर बाइनरी डिजिट की बात की गई। बाइनरी डिजिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट यानी कि बिट। बिट इज बाइनरी डिजिट। हमें हम डाटा को बिट एंड बाइट की फॉर्म में देखते हैं। जैसा कि क्लास में भी आपको बताया गया कि सिंगल अगर डिजिट है तो उसको बिट कहते हैं, या 4 बिट है तो उसको निबिल कहते हैं, या 8 बिट है तो उसको बाइट कहते हैं। और इसके अलावा डबल बाइट भी कहते हैं, या वर्ड कहते हैं, या डबल वर्ड कह दें, ठीक है, या कॉर्ड वर्ड कह दें, या फिर नंबर ऑफ बाइट्स कह दें, या मेगाबिट कह दें, या मेगाबाइट कह दें, या टेराबिट या टेराबाइट कह दें। तो ये जैसे जैसे विड्थ बढ़ती जा रही होती है तो इसे हम चैनल विड्थ भी कहते हैं और बैंड विड्थ भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेट का डाटा जो इतना आ रहा है वो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली स्विचिंग हो रही है। लेकिन आप जब इसकी स्विचिंग देखते हैं तो ऑन एंड ऑफ से ये 0 एंड 1 में तस्वुर किया जाता है, लेकिन रियलिटी में 0 एंड 1 नहीं होता, एनालॉग ही होता है। तो इससे जो है वेव फॉर्म्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये मेंशन कर दिया गया कि ये लो है, ये हाई है, ये इनवैलिड है। ये लो का मिनिमम है, ये लो का मैक्सिमम है, ये हाई का मैक्स है, ये हाई का मिन है। और इसकी वैल्यूज फिर alldatasheet.com से आ गई। और बिट जो है वो बाइनरी डिजिट कहला रहा है। 0 एंड 1 और हाई एंड लो में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और हमें बड़ी आसानी हो गई कि हाई यानी कि यहाँ से हम एक वेव फॉर्म बनाते हैं, टॉप लेवल तक जाते हैं, फिर बॉटम लेवल पर आ रहे हैं, एक टाइम पीरियड डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे पास ये पूरी चीज बन गई। अब यहाँ पर ये देखें, लो और हाई के दरमियान, लो से जब हाई पर जा रहे हैं तो इसको राइजिंग कहते हैं या लीडिंग कहते हैं। हाई से जब लो के ऊपर ये वेव आ रही है तो उसको फॉलिंग भी कहते हैं या ट्रेलिंग भी कहते हैं। ट्रेलिंग यानी कि बाद में आने वाला, लीडिंग यानी कि पहले आने वाला, राइजिंग का मतलब चढ़ने वाला, फॉलिंग का मतलब गिरने वाला। और इसके दरमियान आपको नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स की जरूरत होती है, ये टाइम ड्यूरेशन कहलाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव गोइंग पल्स का मतलब है कि हम नॉर्मली ये लॉजिक यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको नेगेटिव गोइंग यानी कि उल्टे तरीके से भी हम समझ सकें। इंसान के माइंड में है कि वो जैसे भी इस्तेमाल करे, स्टैंडर्ड हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन कहीं डिजाइन प्रॉब्लम में हम ऐसे भी फॉलो करते हैं, जी हम पहले फॉलिंग को हम देख लेते हैं और फिर जो है वो राइजिंग को हम देख लेते हैं। लेकिन फॉलिंग जो है वो पहले आएगा तो फिर वो लीडिंग हो गया, और ये बाद में आ रहा है तो ये ट्रेलिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन भी देखिएगा। हम इसको नॉर्मली फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब डिजाइन में जरूरत पड़ेगी तब हम करते हैं। नॉर्मली हम इसको फॉलो करते हैं, और आप अपने माइंड को इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं कि राइजिंग एंड फॉलिंग, बाकी चीजों में ना जाए। बस जो पहले आएगा वो लीडिंग होगा, जो बाद में आएगा वो ट्रेलिंग होगा। तो ये कहलाती हैं पल्सेस, डिजिटल पल्सेस, डिजिटल वेव फॉर्म। बहुत सारी पल्सेस एक वेव फॉर्म बनाती है, वेव बनाती है। अब पल्स को और एनालाइज किया गया कि जी ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से बॉटम तक आया, फॉल हुआ, और फिर तो इसमें और क्या क्या चीजें, इसमें यह है कि ये जैसे राइज करिए आप एनालॉग में तो इस तरह से कंटिन्यूस सिग्नल ही होता है, और ये है भी एनालॉग, हम तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कन्वर्टर के थ्रू। तो कन्वर्टर में जब हम इसको रीड करते हैं तो इस तरह से कि ये राइज, इसको फौरन से हम राइज नहीं कहते हैं, 10% ऑफ द वेव पास हो जाए तब से ये राइज शुरू हो जाएगा। ठीक है, और राइजिंग का टाइम क्या है? राइजिंग का बहुत मिनिमम टाइम होता है, राइजिंग का बहुत मिनिमम टाइम होता है 10% से 90% ऑफ द वेव। तो ग्राफ पे आप देखें 10% से 90% तक, और फिर ये फॉल का 90% से 10% के दरमियान। तो इस दौरान जो है वो सेंटर को भी हम ले लेते हैं 50%। तो 50% से हमने गुजारा, और यहाँ से 50% से हमने बॉटम किया, तो स्क्वायर वेव हमारे पास फौरी तौर पर बन जाती है, स्केच की जा सकती है। तो हम उस स्क्वायर वेव को पेपर के ऊपर बना के इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं फंक्शन में, हमारे लिए आसानी हो गई। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, और रियलिटी जानने की हमें जरूरत नहीं है। हम क्योंकि डिजाइन प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट के बाद जब रनिंग प्रॉब्लम देखते हैं वहां हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो जहन में याद रखिएगा,
अब ये जो है राइजिंग टाइम कहलाया, कितनी देर में ये राइज हुआ, ये फॉलिंग टाइम कहलाया। और ये 50% से 50% के दरमियान जो है वो पल्स विड्थ कहलाता है। और इसमें ये जो है हाइट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। इसके अलावा ये जो बिहेवियर है इसको ओवरशूट, ड्रूप या रिंगिंग भी कहलाता है। और इसके अलावा बॉटम साइड पर अंडरशूट या रिंगिंग ये भी कहलाता है। ठीक है, वेरिएशंस कहलाती हैं। ये जो है वो वेरिएशंस हैं, अनस्टेबल वेरिएशंस हैं, लेकिन हम एक स्टेबल मैटर दे देते हैं। जैसा कि ये टॉप पर 5 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट कह दिया, तो एग्जैक्टली ये 5 वोल्ट भी नहीं रखा जाता। इन रियलिटी 5.25 या 5.5 रखा जाता है कि जी कहाँ तक ये शूट कर रहे हैं, हम बाद में इसको फिल्टर आउट करते हैं। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हम इतने उसमें नहीं पढ़ते, हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वेव देखते हैं। और स्क्वायर वेव की शक्ल जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया कि जी एक टाइम पीरियड और फिर फ्रीक्वेंसी, इस बारे में हम बात करते हैं। फिर जो है इसको देखिएगा, क्लॉक के हवाले से भी हम बात करते हैं। फिर ये आप न्यूमेरिकल भी देखिएगा, आपके पास ये प्रेजेंटेशन मौजूद है, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जिस तरह से डायग्राम मूव किया इसने, डायग्राम में मूवमेंट आपको नजर आई। इस मूवमेंट को ट्रेन कहते हैं। ट्रेन जिस तरह से चलती है इसको हम पल्स कहते हैं, ट्रेन ऑफ पल्स। ये एक पल्स है, ये दूसरी पल्स है, ये तीसरी पल्स है। अब पल्स की ये विड्थ कहलाती है, और यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, तो ये कहलाता है टाइम पीरियड, और ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो ये टाइम पीरियड, अगर पल्स अपने आप को रिपीट कर रही है, एक ही तरह का शेप चल रहा है, तो इसको हम यूनिफॉर्म पल्स कहते हैं, यूनिफॉर्म पल्स। और नॉन यूनिफॉर्म पल्स भी हो सकती है जिसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, इसका जैसा कि ये ड्यूरेशन आया, इसका ड्यूरेशन कुछ ज्यादा हो या कम हो, इसका ड्यूरेशन कुछ और हो, तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, फिर इसमें ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि कितनी देर के लिए ये राइज पे रहा, यानी कि अप रहा। तो ये जो है परसेंटेज पूरे निकाल लें आप। यहाँ पर ये टोटल अगर 100 के स्केल पर आप देख लें, तो 100 में से 20% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द टाइम, अगर 20/100, 20/100 अगर आप करें तो ये 20% बनता है। तो 20% ऑफ द टाइम ये राइज पे रहा, ये अप रहा, यानी कि अपनी ड्यूटी पर रहा। तो ड्यूटी साइकिल यानी कि सर्किट को स्विच ऑन करके रखा इसने। तो जितनी देर के लिए सर्किट को या लाइट को ऑन करके रखा, वो उसका ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट कर लें कि कितना टाइम बना। तो ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि कितनी देर के लिए वो अपनी ड्यूटी पे रहा। वोल्टेज ने वोल्टेज प्रोवाइड किया, करंट ने करंट प्रोवाइड किया। और अब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, अब आपको समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ये जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितनी मरतबा ये राइज पे आया। अब अगर हम टाइम पीरियड इतना बड़ा ले लेते हैं तो इसमें 3 मरतबा राइज पे आया, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी 3 मरतबा ये अकर हुआ। अगर टाइम पीरियड हम इतना लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंट इट हैपेंड, कितने फ्रीक्वेंसी के साथ ये हैपन हुआ, पल्स राइज पे रहा। तो ये पल्स विड्थ भी आप देख लें और टाइम पीरियड भी देख लें। अब यहाँ पर क्लॉक का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पर हम टाइमिंग डायग्राम यानी कि हम रिलेटिव दूसरी पल्सेस को भी देखते हैं। यानी कि एक डिवाइस है उससे ए जनरेट हो रहा है, एक डिवाइस है जिसे बी जनरेट हो रहा है, एक डिवाइस है जिसे सी जनरेट हो रहा है। जैसा कि हम किसी जलसे में बैठे हुए हों और माइक्रोफोन 3 हो, एक पर्सन ए को दे दिया, एक पर्सन बी को दे दिया, एक पर्सन सी को दे दिया। अब हम कहते हैं कि हम आपको आपकी बारी पर बोलने देंगे, तो पर्सन ए को हमने कह दिया कि आप सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, तो वो अपने तौर पर राइज पे आ गया। ठीक है, उस वक्त पर्सन बी साइलेंट पर था, पर्सन सी उसने भी साइलेंट पे रहना था। ठीक है, पर्सन ए ने 2 मिनट बात कर ली, उसकी बात एंड हुई, तो इसका स्विच ऑफ हो गया। अब पर्सन बी ने बात की, पर्सन सी ऑफ पर है। तो इसी तरह से आप ये देखें। अब हम इसको मेजर कैसे करें, हमें एक रेफरेंस पल्स की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं क्लॉक। ये है रेफरेंस पल्स। हमने यहाँ से मेजर किया कि जी हमारा ड्यूरेशन एक कंप्लीट हुआ, तो इसको चुप हो जाना चाहिए।
और अगले उस पे उसको बोलना है इसको चुप होना चाहिए और इसको चुप होना चाहिए। इसी तरह से तीसरे साइकिल में, अब इसको साइकिल कहते हैं, क्लॉक साइकिल। तो अब यहाँ पर बड़ी आसानी हो गई पेपर पे इसको बनाना। अब ये तो वेव फॉर्म की शक्ल बन गई, इसको हम 0 1 की शक्ल में भी बना सकते हैं। जो फॉल पर है उनको 0 कह दें, जो राइज पर है, जो अपर साइड पर उसको 1 कह दें, और फिर इसकी स्ट्रीम आप लिखें। इसे हम कहते हैं बिट स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम ऑफ डेटा। जब स्ट्रीम ऑफ डेटा जनरेट होता है तो फिर हम उसकी पल्स भी बना सकते हैं, और उसकी पल्स को हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और बड़ी आसानी हो जाती है। तो डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो पल्सेस को जो है वो रिकॉग्निज कर रहे होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम, जब भी टाइमिंग डायग्राम की बात आएगी तो वहाँ क्लॉक जरूर होगी। क्लॉक जो है वो रेफरेंस पल्स कहलाती है, हालांकि ये भी पल्स है लेकिन ये क्लॉक पल्स है। क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन स्टैंडर्ड होता है, वो हमेशा पीरियोडिकल होती है, जबकि बाकी ये पीरियोडिकल हो या ना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट टूल्स के थ्रू, जैसा कि लॉजिक एनालाइजर है या ऑसिलोस्कोप है या और भी डिवाइसेस हैं, जैसा कि हमारे पास जो है लॉजिक प्रोब भी मौजूद है, उसके थ्रू भी करते हैं। तो अब ये देखें कि डाटा जो है उसका स्ट्रीम जो जनरेट होता है वो ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। तो सीरियल ट्रांसफर भी होता है और पैरेलल डाटा ट्रांसफर भी होता है तो ये डाटा की फॉर्म में। जब हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये डाटा की फॉर्म कहलाएगी, और अगर हम पल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये पल्स फॉर्मेट या वेव फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, लेकिन टाइम का ड्यूरेशन मेंशन होना जरूरी है कि जी फर्स्ट सेकंड में कितना क्या गया, सेकंड में क्या गया, थर्ड में क्या गया, तो ये साइकिल डिफाइन करना जरूरी है। ये तो सीरियल कम्युनिकेशन, और ये पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि एक ही साइकिल में सबका सब वहां पे पहुंच गया, और यहां पर 1 बाय 1 मूव कर रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये फर्स्ट जो निकला था वो 0 निकला, पहले सर्व हो गया। ये लास्ट कम लास्ट सर्व हुआ, यहाँ पर ऑल कम ऑल सर्व्ड, ये हो गया। तो जहन में याद रखें। अब यहाँ पर बेसिक लॉजिक फंक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे। एंड है और नॉट है। तो हम बात ये कर रहे थे कि डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज के हवाले से। डिजिटल क्वांटिटीज जो है वो पेपर पे काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको रिकॉग्निज कर सकें, हम अंडरस्टैंड कर सकें। जबकि एनालॉग क्वांटिटीज जो होती हैं, एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, यहाँ पर बात आ गई सिग्नल की। एनालॉग जो होता है वो सिग्नल होता है, सिग्नल में मैसेज होता है। मैसेज जो है किसी टाइम ड्यूरेशन पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, और उस ट्रांसमिशन के लिए हमने जैसा कि यहाँ पर ये देखा कि सीरियल डाटा ट्रांसमिट होता है और पैरेलल डाटा ट्रांसमिट होता है। तो सीरियल और पैरेलल डाटा, ये दो अलग अलग मोड है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। अब यही है कि हम इसको जरा इंटेलिजेंटली एक जगह से दूसरी मशीन तक, एक मशीन से दूसरी मशीन पे ट्रांसमिट करें। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम इसके लॉजिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं। अब यह है कि जब भी हम इंटेलिजेंटली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा ट्रांसफर करते हैं तो हमें लॉजिक फंक्शंस की जरूरत होती है। लॉजिक फंक्शंस जो हैं वो डाटा को मिक्स अप कर रहे होते हैं, और इंटेलिजेंट का मतलब ये हुआ कि आउटपुट हमारा रिक्वायर्ड होता है कि हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए, तो पीछे बैकग्राउंड के ऊपर हम फंक्शन कैसा इस्तेमाल करें। तो फंक्शन एक नहीं होता, फंक्शन में भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। आम तौर पर जैसा कि ये लॉजिक लेवल्स हैं या लॉजिक बिट्स हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लॉजिक फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि बेसिक जो है वो 3 है। एक है एंड गेट, यानी कि एंड का फंक्शन, दूसरा है और गेट यानी कि और का फंक्शन, और एक है नॉट गेट यानी कि इन्वर्जन, इन्वर्ट करना। तो अब यहाँ पे ये देखना कि ये जो बेसिक 3 गेट्स हैं ये उनके सिंबल्स हैं, और इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन अब इक्वेशन के थ्रू आगे जाके आपको बताया जाएगा, फिलहाल तो इनके सिंबल्स आपको बताए गए हैं कि ये जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट ले सकता है और सिंगल आउटपुट, ये भी मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट लेगा और सिंगल आउटपुट, लेकिन ये सिंगल इनपुट लेगा सिंगल आउटपुट, और ये इसका ऑल्टरनेट शेप है। ऑल्टरनेट शेप का मतलब ये है कि ये पहले जो है वो इनपुट लेगा, बाद में इसको निगेट करेगा। निगेट यानी कि इन्वर्ट करेगा, और ये पहले ही इन्वर्ट करेगा और बाद में इसको प्रोवाइड। तो बीच में एक टाइम ड्यूरेशन है, बीच में एक टाइम ड्यूरेशन है।
तो इसलिए नॉर्मली हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, लेकिन ये वाला सिंबल भी वैलिड है, लेकिन ये जब हम डिजाइन प्रॉब्लम्स यूज करते हैं उसके लिए, उस वक्त हम इस तरह के सिंबल्स देखते हैं, लेकिन दोनों जो है वो नॉट फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये दीज आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स, दीज आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। और ये करते क्या हैं, ये लॉजिक फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये इनपुट क्या लेते हैं, लॉजिक की बिट्स, यानी कि डिजिट्स, लॉजिक डिजिट्स 0 और 1, इसके अलावा कुछ और नहीं। यहाँ पर हम बाइनरी के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये बाइनरी ही इनपुट लेंगे। अच्छा, अब इसमें एंड और नॉट जो हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास इंटेलिजेंट फंक्शंस बनते हैं, और उन इंटेलिजेंट फंक्शंस को हम अप्लाई करते हुए, जैसे कि कंपैरिजन का फंक्शन, अब एंड और नॉट के थ्रू कुछ और भी गेट्स हैं, जैसे कि टोटल 7 गेट्स हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा भी आपको दिखा दूं, ये यहाँ पर एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से जो कॉम्बिनेशंस में बनते हैं, यानी कॉम्बिनेशंस का मतलब है एक से ज्यादा। ये यहाँ पर सिंगल है, ये सिंगल गेट है, ये सिंगल गेट है और ये सिंगल गेट है, किसी एक सिंबल को आप देख लें। लेकिन एक से ज्यादा गेट इस्तेमाल करें, जैसे कि एंड के साथ एक और नॉट लगा दें तो ये नैंड बन जाएगा। तो एंड और नैंड ये 2 गेट बन गए, और के साथ एक नॉट लगा दें तो ये नॉर बन जाएगा। जबकि नॉट जो है वो नॉट ही रहेगा, तो ये 5 गेट बन गए, बाकी 2 और हैं, यानी कि 2 ये बन गए एंड और नैंड, और नॉर 4 हो गए, और एक नॉट, 5 ये हो गए बेसिक गेट्स। और इसके अलावा 2 और कॉम्बिनेशन होते हैं, वो है जोर और एक्स नॉर। ठीक है, जोर और एक्स नॉर इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पर राइट अप करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आगे जाके ये चीजें आएंगी, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि जोर गेट ए बार बी प्लस ए बी बार लिखा जाता है, यानी कि उसमें एंड भी आ गया, और भी आ गया, और नॉट भी आ गया, यानी इसे हम कहते हैं एंड और इनवर्ट। इस तरह से एक्स नॉर में ए बार बी बार प्लस ए बी, इसमें भी एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस भी होते हैं। अब इन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस की मदद से हम बहुत कुछ बनाते हैं, जैसा कि कंपैरिजन, यानी कि कंपैरेटर बनाया, 2 बिट्स को कंपेयर करना है कि इक्वल हैं, ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, 2 बिट्स को कंपेयर करना है, इनपुट देना है, एक बिट आप यहाँ पर 0 दे दें, एक बिट 0 यहाँ दे दें, चेक करना है कि वेदर दीज आर सेम, सिमिलर और नॉन सिमिलर। अगर सिमिलर है तो एग्जैक्ट होगा, इक्वल के साइन के ऊपर यहाँ पर फ्लैग आ जाएगा, और नॉन सिमिलर का मतलब है कि या तो वो हाई होगा या तो वो लो होगा। तो नॉन सिमिलर में एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। तो 1 बड़ा है 0 से, और 0 जो है वो छोटा है 1 से। तो इसका मतलब है कि लोअर देन, और यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन का फंक्शन भी आ गया, और 2 डिस्क्रिमिनेंट आ गए हमारे पास। तो ये कंपेयर करेगा। अब यहाँ पर तो ये कंपैरिजन का एक बॉक्स बनाया गया है, और उसके 2 इनपुट दिए गए हैं और 3 तरह के आउटपुट दिए गए हैं। तो अब कौन से आउटपुट के ऊपर 1 आ रहा है, तो ये बता देगा कि जी अगर यहाँ पे 1 आ गया तो ये इक्वल होगा, ये आ गया तो ए ग्रेटर देन बी हो गया, और यहाँ पर अगर आ गया तो ए लेस देन बी आ गया। लेकिन यहाँ पर एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 1 होगा, एक 1 होगा, और एक 1 होगा, एक 0 होगा। तो मुख्तलिफ तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, और ये कॉम्बिनेटरिक फंक्शन यूज होके यहाँ पर उस तरह का फ्लैग देगा। तो अब ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। कंपेयर ऐसे नहीं करेगा, कंपेयर करने के लिए पीछे इक्वेशन होगी, इक्वेशन में ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये जो कहलाता है बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर लॉजिक गेट्स मौजूद है। अब किस तरह के लॉजिक गेट्स मौजूद हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। किस तरह के हैं, एक इक्वेशन की बुनियाद पर है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। जैसे कि कैलकुलस का एक फंक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉलो करता है, और एक साइड पर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है। डिपेंड ये किसके ऊपर कर रहा होता है, इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आउटपुट इंडिपेंडेंट है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इनपुट को हम बदल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये जिस बॉक्स के अंदर है उसके अंदर एक सर्किट है। ये सर्किट के अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि किसी इक्वेशन के थ्रू, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू कोई मटेरियल है इसके अंदर। तो ये जो बॉक्स है इसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। दिस ब्लैक बॉक्स इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट।
अब इसको किस फॉर्मेशन में दिया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्मेट में दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन किया गया, अरिथमेटिक फंक्शन। इसमें 2 बिट बाइनरी फॉलो किया गया, यानी कि ऐड का फंक्शन। अब इसकी डिटेल तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये सम कैसे होता है और कैरी कैसे जनरेट होता है। लेकिन यही जोर गेट जो है वो सम का फंक्शन भी फॉलो करता है, या सम का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, बेसिक अरिथमेटिक भी फंक्शन परफॉर्म करता है। कहने का मकसद ये कि एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से सारी लॉजिक डिवाइस होती है। अब इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि ये एक इनकोडिंग का फंक्शन है, यानी कि कीबोर्ड है, कैलकुलेटर का कीपैड है। अब वहां से सिलेक्शन का कि जी अगर हम 9 का बटन प्रेस करते हैं तो सब के सब 0 होंगे और सिर्फ एक के ऊपर 1 होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा कि जी आउटपुट के ऊपर 9 लिखा गया। अब ये जो कॉम्बिनेशन है उससे आगे जाके जो डिस्प्ले पर आया, ये इनकोड हुआ और ये डिकोड होगा। अब आपको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, अभी सिर्फ इसका एक व्यू आपको नजर आ रहा है कि जी डिवाइस में ये कीबोर्ड भी होते हैं, इस तरह के आउटपुट पे डिस्प्ले भी होते हैं, बीच में ये ब्लैक बॉक्स होते हैं, अब इसके अंदर सर्किट होता है। अब अंदर का मैनिपुलेशन क्या है? इक्वेशंस की बुनियाद पर है। लेकिन मैं आपको ये इक्वेशंस बनवाऊंगा चैप्टर नंबर 6, अगर आप अभी से ही देख लें तो उसमें आपको इस तरह के सिंबल्स, इस तरह के 7 सेगमेंट भी नजर आएंगे एलईडीज के, और इस तरह के कीपैड भी नजर आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन डिजाइन करेंगे अपने मतलब के, हम डिवाइस अपने तौर पर डेवलप करेंगे अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो उसमें इनकोड होगा, उसमें डिकोड होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक सिलसिला बताया था कि किसी जलसे में हम हों और पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी को बोलने का मौका दें। ठीक है, ये सिनेरियो दोबारा ले लें। पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी अब तीनों एक वक्त में बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल साइड पर जो पब्लिक बैठी हुई है, ये एक अलग कमरे में लोग बैठे हुए हैं, डी और ई वाले अलग कमरे में बैठे हुए हैं, एक अलग ऑडिटोरियम है, ये अलग ऑडिटोरियम है, ये अलग ऑडिटोरियम है। अब पर्सन ए जो है, जो स्पीच कर रहा है वो डी वालों को सुनाई दे, और बी जो स्पीच कर रहा है वो ई वालों को सुनाई दे, और सी जो स्पीच कर रहा है वो एफ वालों को सुनाई दे। इसका मतलब है कि इस तरह की स्विचिंग करनी है, हमारे पास चैनल एक ही है, हमारे पास चैनल एक ही है, रास्ता एक ही है, सिस्टम एक ही है। अब हम ये 3 ऑडिटोरियम के 3 अलग-अलग स्पीकर्स कैसे लेके चल रहे हैं? जैसे देखें ज़ूम कैसे कर रहा है, ये तो कर रहा है, लातादाद लोग जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं और लातादाद क्लासेस हो रही हैं, लातादाद ऑडियंस अलग-अलग सेगमेंट्स में बैठे हुए हैं, अलग-अलग क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो ये कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में एक मल्टीप्लेक्सर होता है जो कि डाटा सेलेक्ट करता है, ये डाटा सेलेक्ट हो गया, ये पूरा स्ट्रीम बिट ऑफ स्ट्रीम ये सेलेक्ट हो गया, इस चैनल पर आया, चैनल का मतलब है रास्ता, यानी कि विड्थ ऑफ बैंडविड्थ आ गई, इस पे ये चला और ये अपना ट्रेवल करता हुआ अपने कंसर्न तक डी सेलेक्ट होगा। सेलेक्टर, मल्टीप्लेक्सर इज डाटा सेलेक्टर एंड डी मल्टीप्लेक्सर इज डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। अब डाटा यहाँ पर जो भी आया ये पहचानेगा कि इसको एक ही ऑडियंस के पास जाना है, एक ही ऑडियंस है डी, और ये जो डाटा आ रहा है ये बी का डाटा है और वो जाएगा ई की ऑडियंस के पास, और ये जो है वो सी का डाटा है और वो जाएगा एफ की ऑडियंस के पास। तो अब यहाँ चैनल तो एक है, यहाँ पर तो मिक्सअप भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम सेगमेंट पे चलते हैं। पहले चैनल सेलेक्ट होगा ए का, ए को सर्विस दी जाएगी कि ए ने अपना इतने टाइम ड्यूरेशन में एक जुमला परफॉर्म कर दिया, ठीक है, और वो डी तक पहुंच गया। अब वो स्विच हो जाएगा बी के ऊपर, और बी जो है वो अब अपना काम परफॉर्म करेगा, बी का डाटा अगले सेकंड पे निकला और यहाँ तक ई तक पहुंचा, बी टू ई लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर। फिर यहाँ पहुंचने के फौरन बाद ये स्विच हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डाटा सेलेक्ट हो गया यहाँ पर सी टू एफ। तो अब ये जाएगा सी टू एफ और ये यहाँ तक इस ऑडियंस को मिला, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद साइकिल रिपीट होगा कि अब दोबारा नंबर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन, जिसमें के स्विचिंग हो रही होती है, डाटा की स्विचिंग हो रही होती है। तो स्विचिंग की सीक्वेंस डिफाइन करनी होती है, कंट्रोल करना होता है, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान लॉजिक फंक्शंस के थ्रू मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सारी चीजें हम बनाएंगे। लेकिन इसका यूज किया हुआ, इसकी एप्लीकेशन बहुत ही पर्पसफुल है कि हम अलग अलग क्लासरूम बना के बैठे हुए हैं,
और बिल्कुल विदाउट एनी नॉइस, विदाउट एनी इंटरप्शन एक दूसरे की बात हम सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और हमारा काम भी, पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। तो इसी तरह से एक काउंटिंग का फंक्शन है कि नंबर ऑफ पल्सेस इनपुट पर आई, काउंट करके बताए कि जी ये क्या नंबर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो 1 गया, 1 के पास गया, 2, फिर 3, फिर 4, 5, ये सीक्वेंस गई। अब यहाँ पर ये काउंटिंग का फंक्शन जो है वो काउंटर कहलाता है। काउंटर का मैकेनिज्म ये होता है कि बाइनरी काउंटर है, अभी आपको ये समझ में अभी इसलिए नहीं आएगा कि इस पर ट्रुथ टेबल बनाई जाती है और ट्रुथ टेबल के थ्रू हम सीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि जैसे कि अगर 4 बिट है तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। अब अगर 4 बिट है तो 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1, फिर 0 1 0 0। तो ये आ गया 0 1 2, फिर 3, फिर 4। तो बाइनरी से कन्वर्जन होगा डेसिमल सिस्टम में। तो ये कन्वर्जन ऑफ सिस्टम हो गया। ठीक है। मशीन जो काम कर रही है वो तो पल्सेस पर काम कर रही है, मशीन जो है वो सिग्नल पे काम कर रही है, कंप्यूटिंग मशीन। लेकिन जो हमने इंटेलिजेंट फंक्शन आईसी का डिफाइन किया होता है वो डिजिटल फंक्शन होता है, और वो डिजिटल फंक्शन 0 और 1 को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि हमने पल्स की वेव फॉर्म डिफाइन की हुई है और उसके लॉजिक लेवल वोल्टेज और करंट की फॉर्म में डिफाइन किए हुए हैं। अब ये मैं दोबारा भी आगे बताऊंगा कि वोल्टेज के लेवल और क्या-क्या है पूरी टेबल के थ्रू। तो ये जो है एक और काउंटिंग का फंक्शन डिफाइन किया गया है। काउंटिंग के फंक्शन में ये होता है कि हमें बाइनरी सीक्वेंस जनरेट करनी होती है ट्रुथ टेबल के थ्रू, और फिर हम इसको बनाते हैं। इसकी डिटेल आगे आएगी। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, हम जो है वो डेसिमल समझते हैं और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में प्रोसेस करता है, लेकिन कंप्यूटर असल में प्रोसेस सिग्नल की बुनियाद पे करता है। तो ज़हन में रखिए कि 3 मीडियम हो गए कंप्यूटर का, यानी कि डिवाइस का अलग मीडियम हो गया, वो वोल्टेज और करंट का मीडियम होगा, और जो डिजाइन हमारा होगा वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं, और हम इंटरप्रेट किस चीज में कर होते हैं, नंबर सिस्टम में हम डेसिमल में करते हैं। तो ज़हन में ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट आर दी डिफरेंसेस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि एक सिस्टम डिफाइन किया गया है रजिस्टर का, अब ये बहुत एडवांसमेंट है, ये मेमोरी यूनिट है कि शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल बिट इनपुट किस तरह से होता है, शिफ्ट राइट होता है। जैसे कि यहाँ से हमने किया तो ये शिफ्ट राइट हो रहा है, यहाँ से ये बिट ये राइट पे चली गई, ये देखें 0 1 पे चला गया, और ये उसके बाद एक और 1 जो है वो एंटर हुआ, तो यहाँ से ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है। तो ये एक राइट शिफ्ट हो गया। अब आप असेंबली लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो यही फंक्शन है। अब मैं इस वक्त ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा आपको कि आप बहुत सारे काम एक ही वक्त में कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन ये बहुत सिंपल है। वही जो आप प्रोग्रामिंग में करते हैं वही आप यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिजिकल मेथड होगा और वहां पर लॉजिकल मेथड होता है, यानी कि प्रोग्राम का मेथड होता है। थैंक यू वेरी मच।